जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस के 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट नंबर बी को देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर ए को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है दोस्तों केवल आंसर आपको बताऊंगा, बाकी जो फुल डिटेल और जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। तो याद रखना है किस ग्रह के चारों ओर जो है दोस्तों वलय नहीं है। तो वरुण ग्रह के चारों ओर जो है वलय नहीं है, जबकि अरुण, बृहस्पति और शनि इन ग्रहों के चारों ओर क्या है दोस्तों वलय है, याद रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूर्य से पांचवा निकटतम ग्रह है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। यह सूर्य से पांचवा नहीं बल्कि याद रखना है तीसरा निकटतम ग्रह है। आकार में यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो याद रखना है आकार में यह सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसमें स्टेटमेंट दोनों जो दिए गए हैं वो गलत दिए गए। राइट आंसर की बात करें तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल। अभिकथन है हमारा कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। बिल्कुल सही है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। और रीजन क्या यहाँ पर दिया गया कि चंद्रमा पृथ्वी का जो परिक्रमण लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और एक परिभ्रमण पूरा करने में भी उसे ठीक उतना ही समय लगता है। इसी कारण जो है दोस्तों पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो है दोस्तों दिखाई देता है। तो अभिकथन और इसका कारण सही दिया हुआ है और कारण जो है दोस्तों अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर की बात करें तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल के किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो याद रखना है मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच जो होता है क्षुद्र ग्रह देखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। उष्णकटिबंध जो है अधिकतम उष्मा और तापमान प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है कि उष्णकटिबंध जो है अधिकतम उष्मा और तापमान प्राप्त करता है। शीतोष्ण यानी शीत प्लस उष्ण मध्यम उष्मा और तापमान प्राप्त करता है। तो यह भी सही है कि शीतोष्ण जो कटिबंध होता है वह मध्यम उष्मा और तापमान प्राप्त करता है। शीत कटिबंध जो है सबसे कम उष्मा और तापमान प्राप्त करता है। यह भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि देशांतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ये वे अर्धवृत्त है और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो बिल्कुल सही कि देशांतर कैसा होता है सेमी सर्कल होता है और उनके बीच की जो दूरी होती है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर क्या हो जाती है दोस्तों शून्य हो जाती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामयोत्तर की लंबाई समान होती है। तो बिल्कुल सही कि सभी देशांतरीय रेखाओं की लंबाई जो होती है दोस्तों समान होती है। ग्रीनविच, यहाँ ग्रीनविच होगा। ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है ग्रीनविच स्थित है को प्रमुख मध्याह्न रेखा कहा जाता है। तो इसे प्रमुख मध्याह्न रेखा नहीं बोला जाता है बल्कि प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है यह गलत दिया गया है दोस्तों। राइट आंसर की बात करें तो हमसे सही कथन पूछ रहा था, तो ए और बी यानी कथन 1 और 2 ही केवल सही है। फिर है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि जब लंदन में दोपहर 2 बजे होते हैं तब भारत में शाम जो है दोस्तों 7:30 बजे होंगे, यह बोला जा रहा है। तो यह बिल्कुल सही है कि हमारा जो समय है दोस्तों 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच समय से हमारा समय कितना आगे है 5.5 घंटा आगे है। तो 5.5 घंटा 2 बज रहा है तो 5.5 घंटा आगे कितना हो जाएगा ये 7:30 हो जाएगा। तो यह बिल्कुल सही है अभिकथन। ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित भारत ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है दोस्तों आगे है। ऐसा इसलिए होता है, तो यह कारण भी इसका जो है दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया। राइट आंसर की बात करें तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। बिल्कुल सही है कि अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह बोला जा रहा है कि अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें
गलत दिया गया है, क्योंकि विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, इसलिए हम नहीं कह सकते, मतलब ये नहीं हो सकता है कि यह दक्षिणी गोलार्ध में इसका अधिकांश भाग हो, क्योंकि यह विषुवत जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश वो इसको 2 बराबर भागों में, लगभग 2 बराबर भागों में काटती है दोस्तों। यह एक मात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो यह स्टेटमेंट सही है कि यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, और विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। तो ये जो तीनों रेखाएं हैं वह एकमात्र महाद्वीप से होकर गुजरता है, और वह महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है, अफ्रीका स्थित माउंट किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना है यह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, तो यह है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट है, हुंड्रू जलप्रपात भारत के किस भाग में स्थित है? तो याद रखना है हुंड्रू जो जलप्रपात है भारत के किस भाग में स्थित है, तो यह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में कौन कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो याद रखना है महोगनी पाया जाता है, आबनुस पाया जाता है, शीशम इसमें पाया जाता है, जबकि सुंदरी जो है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने वाला क्या है दोस्तों, वृक्ष है, न कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। राइट आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं दोस्तों क्योंकि 150 क्वेश्चन है और सभी को मैं डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परपट्टी को क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी कहते हैं। यह महाद्वीपीय सहती पर लगभग 5 किलोमीटर और महासागरीय सतह पर कितना है दोस्तों, 35 किलोमीटर है, यह बोला जा रहा है। तो याद रखना है कि यह महाद्वीपीय सतह पर जो होता है दोस्तों यह 35 किलोमीटर होता है और महासागरीय पर यह कितना होता है दोस्तों, तो यह 5 किलोमीटर है। उल्टा यहाँ पर दिया गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही इसका बिल्कुल सही होगा। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह बोला जा रहा है आपसे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। कौन सा सही नहीं है यह पूछा गया है। तो याद रखना है कि भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के तो ध्यान रखना है दोस्तों यहां पर कि भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है, यह बिल्कुल सही है। इसमें यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। और याद रखना है कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र जो होता है दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान आमतौर पर भूकंप के केंद्र, तो भूकंप का यह केंद्र नहीं होता बल्कि यह अभिकेंद्र के बारे में यह कहा जा रहा है, ठीक है। तो अभिकेंद्र के सबसे नजदीक होता है सबसे ज्यादा नुकसान, और केंद्र से दूर जाने पर भूकंप की शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है। तो यह स्टेटमेंट ही हमारा गलत दिया गया है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो बुरा भूकंप के केंद्र। तो भूकंप का केंद्र नहीं होता, केंद्र के ठीक ऊपर होता है अभिकेंद्र, वहां पर सबसे अधिक जो होता है दोस्तों नुकसान होता है। और केंद्र से अभिकेंद्र से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं भूकंप की जो शक्ति तीव्रता है कम होती जाती है। यह स्टेटमेंट गलत दिया गया। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे भूकंप की 3 तरह की तरंगे बिल्कुल सही है। वर्ष 2023 में तुर्की सीरिया सीमा क्षेत्र में कहर मन मारस भूकंप और उसके बाद शक्तिशाली झटके महसूस किए गए थे। तो यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह पूछा गया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह कौन सा है, एंजल जलप्रपात है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्टैक निम्नलिखित में से किस अपरदनकारी कारक की अपरदनकारी स्थलाकृति की विशेषता है। तो स्टैक के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्टैक जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट ये सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा समुद्री तरंग। तो अपर्दन याद रखेंगे कि स्टैक जो है दोस्तों किस अपरदनकारी कारक की अपरदनकारी स्थलाकृति की विशेषता है। तो याद रखना है समुद्री तरंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म जो है दोस्तों सही सुमेलित है। तो याद रखेंगे क्षोभ मंडल सभी
मौसमी जो घटनाएं होती हैं इसी परत में होती हैं, बिल्कुल सही है। मध्यमंडल, इस परत में जो है ओजोन गैस की परत पाई जाती है मध्यमंडल में, तो यह गलत है। ओजोन जो गैस पाई जाता है वो किस में पाया जाता है दोस्तों, ओजोन, तो याद रखना है समताप मंडल में। और यह है कि समताप मंडल हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श है, तो यह बिल्कुल सही है कि समताप मंडल जो है दोस्तों हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श है। और ओजोन जो परत है दोस्तों इसी में पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। बाह्य वायुमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, यह बोला जा रहा है कि बाह्य जो मंडल है दोस्तों वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना है इसका राइट आंसर केवल 1 और 3 का 4 गलत है कि बाह्य मंडल नहीं, बल्कि यह क्या कहलाता है, बहिर्मंडल कहलाता है, ना कि बाह्य मंडल कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 ही सही है। नेक्स्ट है, आपतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा कथन जो है दोस्तों इसमें सही है। तो यह तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही है। आपतन यानी सूर्यताप की मात्रा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर घटती है, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। राइट आंसर की बात करें तो केवल ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरा डिटेल जो है दोस्तों पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसका डिटेल देख सकते हैं। मैं केवल आंसर बता रहा हूं, यहाँ पर कुछ कुछ को मैं डिस्कस कर भी दूंगा। विश्व के सबसे बड़े सर्पों में से एक एनाकोंडा किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, ये सवाल पूछा गया। तो किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट है, कौन से क्षेत्र अपने फलों की उद्यान कृषि के लिए विश्व के बाग के रूप में जाने जाते हैं, तो विश्व के बाग के रूप में कौन जाना जाता है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 भूमध्य सागरीय क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 20 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन से समशीतोष्ण घास के मैदान है। तो समशीतोष्ण घास के मैदान कौन सा है, तो याद रखना है पंपास है, प्रेरीज है, और कौन सा है दोस्तों, वेल्ड है, स्टेपी है और डाउन। ये जो है दोस्तों समशीतोष्ण घास के मैदान है, याद रखना है कौन कौन सा है, पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी और डाउन। यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 7 किस ऑप्शन में है, तो याद रखना है यह ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रेरी घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो प्रेरी जो है पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में वार्षिक तौर पर मध्यम वर्षा होती है जो घास के विकास के लिए आदर्श है, यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। मक्का जो है दोस्तों इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है, यह भी सही है। मक्का उत्पादन के विशाल अधिशेष के कारण प्रेरी को विश्व के अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया है। मक्का नहीं बल्कि याद रखना है किसका, तो गेहूं का, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 2 3 ही सही है। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है इसमें। तो सहारा मरुस्थल 9 देशों में फैला है, यह बोला जा रहा है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। सहारा जो मरुस्थल है दोस्तों 9 नहीं बल्कि कितना देशों में फैला है, तो 11 देशों में यह फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में बेडॉइन और तुआरेग जनजातीय समूह निवास करती है, तो यह भी बिल्कुल सही कि इस क्षेत्र में बेडॉइन और तुआरेग जनजाति पाई जाती है। राइट आंसर की बात करें तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर है शाहतूश ऊन निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह किस जानवर से प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है तिब्बती मृग से। तिब्बती मृग से हम लोग शाहतूश ऊन प्राप्त करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सतत विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या कह रहा है आपसे कि सही कथन की क्या करना है दोस्तों, आपको पहचान करना है। तो आइए देखते हैं, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना, यह बिल्कुल इसका लक्ष्य है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम बनाना, यह भी है। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, यह भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी को अधिकतम करना, तो यह जो है दोस्तों स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। राइट आंसर की बात करें तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3। विश्व के किस क्षेत्र में सबसे प्राचीन सेल पाई जाती है, यह सवाल पूछा गया, तो यह पाया जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश विश्व भर में उत्पादित स्वर्ण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करता है, यह सवाल पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा
दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद हो जाएगा जिम्बाब्वे और जायरे। तो याद रखेंगे कौन सा जो है अफ्रीकी देश विश्व भर में उत्पादित स्वर्ण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करता है, तो वह है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे। राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है दोस्तों? वह है ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत में खनिजों के वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि सही कथन गलत कथन कौन सा है। यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, आप देख लीजिए गलत कौन सा है। तो भारत विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा आयातक है, स्टेटमेंट ये गलत है। भारत विश्व में जो है दोस्तों अब्रक का सबसे बड़ा आयातक नहीं है, बल्कि याद रखना है भारत विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, न कि आयातक है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत में केरल के कोलार में स्वर्ण भंडार है, तो यह बोला जा रहा है कि कोलार जो है दोस्तों, सब पहली बात कि यह केरल में नहीं है, कहां पर है? कर्नाटक में है कोलार। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है हमारा। भारत विश्व के अग्रणी नमक उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है, बिल्कुल सही है। भारत में प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्य बिहार है, बिल्कुल सही है। झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है और तमिलनाडु है। तो यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। गलत आपसे पूछा जा रहा था, तो 1 और 2 जो होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? अंतर्हित धूप के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दोस्तों कोयला है। याद रखना है, अंतर्हित धूप के रूप में किसे जानते हैं? हम लोग कोयला को जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे पहले जल विद्युत विकास करने वाला देश था? तो यह देश कौन सा था? तो यह था नॉर्वे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थल नहीं है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर की बात करें तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 31 का वो क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिकरण और पूगा घाटी। ये दोनों जो है दोस्तों वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थल नहीं है, जबकि कल्पकम, तारापुर, नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, कैगा और काकरापाड़ा जो कि गुजरात में है, ये सब परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्या है दोस्तों? स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 6। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ स्थान और स्थानीय नाम दिया गया मिल्पा, रोको, लाडांग, झुम कृषि। ये बोला जा रहा है कि इसको कहाँ पर, किस देश में जो स्थानांतरित कृषि है जिसे हम लोग झुम कृषि के नाम से जानते हैं, किस देश में इसको क्या कहा जाता है? ये सवाल इसमें दिया गया दोस्तों। आइए देखते हैं। तो झूमिंग कृषि मिल्पा इसको कहाँ पर बोला जाता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्थानीय कृषि को मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, तो मिल्पा का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रोका कहाँ पर हो जाएगा? तो रोका हो जाएगा ब्राजील। लाडांग कहाँ पर बोला जाता है झूम की कृषि को? तो लाडांग बोला जाता है दोस्तों मलेशिया में। और झूम कृषि उत्तर पूर्व भारत में इसे क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को तो झूम कृषि कहा जाता है। ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3142। 3142 किस ऑप्शन में? तो यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज वाणिज्यिक अनाज कृषि में उगाए जाने वाला सामान्य अनाज है? यह सवाल पूछा गया है। राइट आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा 2 और 3 यानी गेहूं और मक्का। तो यह वह अनाज है जो वाणिज्यिक अनाज कृषि में उगाए जाने वाला सामान्य अनाज है, गेहूं और मक्का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी होगा। नेक्स्ट, रोपण कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो रोपण कृषि मुख्यतः विश्व के समशीतोष्ण क्षेत्रों में की जाती है, स्टेटमेंट ये गलत है। इस कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस कृषि के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है, यह भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के किस भाग में एक वर्ष में धान की 2 से 3 फसलें उगाई जाती है? यह सवाल पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कपास की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ये आपसे पूछा गया है। तो कपास की कृषि के लिए कौन सा आवश्यक है? मध्यम तापमान और अधिक वर्षा। यह कपास की कृषि के लिए आवश्यक नहीं है, मध्यम तापमान और अधिक वर्षा। काली और जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल सही है। 200 से अधिक शीत रहित दिवस, तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कपास के लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा आवश्यक है, याद रखना है। उच्च तापमान होना चाहिए और अधिक नहीं बल्कि हल्की वर्षा होना चाहिए। बाकी ये दोनों कंडीशन बिल्कुल सही है। सही कथन पूछा जा रहा था, 2, 3 बिल्कुल सही होगा। टिस्को की स्थापना 1907 में साक्षी में स्वर्ण रेखा और
डैश नदियों के संगम के निकट की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वर्ण रेखा और कौन सा नदी था, याद रखना है, यह था खड़कई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़कई, 37 का सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो ईरी है, यूरन है, ओंटारियो, येलोस्टोन जो झील है वह ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अहमदाबाद को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। तो याद रखना, कौशल विकास जो योजना है दोस्तों वह 2015 में शुरू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। तो भारत में जनसंख्या का जो औसत घनत्व है दोस्तों वह 382 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखना है राजस्थान से होकर गुजरता है। और किस किस से होकर गुजरता है दोस्तों, याद रखेंगे, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो त्रिपुरा से गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, मणिपुर से यह नहीं गुजरता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा केवल सी। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। आपको याद रखना है कौन कौन सा वो 8 राज्य। तो याद रखना है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उड़ीसा से नहीं गुजरता है, याद रखना है आपको। भारत का कौन सा राज्य म्यांमार सीमा पर स्थित नहीं है। तो म्यांमार सीमा पर स्थित कौन सा नहीं राज्य है। तो याद रखना है त्रिपुरा जो है दोस्तों म्यांमार सीमा पर स्थित राज्य नहीं है। राइट आंसर की बात करें तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। म्यांमार की बात करें तो कितने राज्य म्यांमार से लगे हुए हैं ये भी याद रखना है। अरुणाचल, 4 राज्य जो हैं दोस्तों म्यांमार से लगे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। एक याद और रख लीजिए, मणिपुर। ठीक है, तो ये 4 अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। फिर पंजाल, धौलाधर और महाभारत पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है। यह बोला जा रहा है कि किस हिमालय का यह हिस्सा है, पीर पंजाल। तो यह है दोस्तों लघु हिमालय का। राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी। गंगा का मैदान निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के मध्य विस्तृत है। गंगा का मैदान, तो गंगा का जो मैदान है दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदियों के मध्य स्थित है। तो यह स्थित है घग्गर और तीस्ता के मध्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कई लोग यमुना और ये मानेंगे, लेकिन याद रखना है घग्गर और तीस्ता के मध्य गंगा का मैदान। अच्छा सवाल है ये। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोदावरी नदी के दक्षिण के एक त्रिकोणीय भूभाग है, यह बोला जा रहा है दोस्तों आपसे। और नेक्स्ट है, यह पश्चिम में अधिक ऊंचा और पूर्व की ओर क्रमशः ढलान वाला है। तो यह स्टेटमेंट सही है। और यह गोदावरी के दक्षिण में एक त्रिकोणीय भूभाग है, यह स्टेटमेंट इसमें जो है दोस्तों गलत दिया गया है। दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में स्थित एक त्रिकोणीय, न कि गोदावरी का। याद रखना है यह नर्मदा है, न कि गोदावरी। तो सही पूछा जा रहा था, बी बिल्कुल सही होगा। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बोला जा रहा है। तो अगर हम देखें तो ये सतत है तथा इन्हें केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। यह बिल्कुल सही है कि यह सतत है यानी लगातार है, और इन्हें केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। वे पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, बिल्कुल यह भी सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः कम होती जाती है, यह बोला जा रहा है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत दिया गया है कि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है दोस्तों कम नहीं होती, बल्कि क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। केवल 1 और 2 ही यहाँ पर सही है। अगर आपने एनसीईआरटी की किताब को लाइन बाय लाइन क्लास 11 का पढ़ रखा होगा दोस्तों, तो ये सब जो क्वेश्चन है आपको काफी इजी लग रहे होंगे, क्योंकि अब जो बीपीएससी का जो ट्रेंड है दोस्तों उसने साफ बोल रखा है कि 40 से 45% जो क्वेश्चन है वो हम यूपीएससी के पैटर्न पर देंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अब तैयारी कर एग्जाम में जाना ही है। वन लाइनर अब बीपीएससी से आप मत उम्मीद रखिए कि वन लाइनर वो पूछेगा, क्योंकि वो उसने साफ बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इडमिंजन धारा कहाँ प्रवाहित होती है। तो इडमिंजन जो धारा है वो अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है, अच्छा सवाल है। तो समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है दोस्तों वह कितना है, तो यह है 53 मीटर। भारतीय मानक समय रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, ये अच्छा सवाल है। तो याद रखना है यह किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो उड़ीसा से गुजरता है, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, जबकि तेलंगाना से होकर यह नहीं गुजरता है। कहाँ कहाँ से यह होकर गुजरता है,
ये याद रखना है आपको। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से होकर यह नहीं गुजरता है, याद रखना है। और मानक समय रेखा कितना है दोस्तों, तो 82.5 डिग्री जो है दोस्तों पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत का मानक समय रेखा है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल सीमा पर स्थित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो जिला है नेपाल सीमा पर स्थित नहीं है। अच्छा सवाल है। तो शिवहर जो जिला है वो नेपाल सीमा पर स्थित नहीं है। सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया ये जो है जिले नेपाल से लगे हुए, याद रखना है। कौन कौन सा जिला है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज ये जो है नेपाल से सटे हुए जिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन तथा दुर्लभ एवं वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त वन जीवों जैसे लवणीय जल के मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजर्ड, गंगा डॉल्फिन तथा ओलिव रिडले कछुओं का पर्यावास है। यह किसके बारे में पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह बोला जा रहा है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको वीवीआई कर लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ है सिंचाई योजना और जिला। ये बोला जा रहा है कि गोरौल सिंचाई योजना, गोरौल सिंचाई योजना कहाँ पर है, तो गोरौल सिंचाई योजना है जो है दोस्तों यह दरभंगा में है। मोहाने नदी योजना, तो मोहाने जो नदी योजना है वह कहाँ पर है, किस जिला में, तो यह गया जिला में। बालूघाट सिंचाई योजना यह कहाँ पर है, तो बालूघाट जो याद रखना है दोस्तों, बालूघाट जो सिंचाई योजना है यह मधुबनी में है। और जैतपुरा पंप नहर योजना कहाँ पर है, तो कैमूर में है। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4 और डी का 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 किस में है, तो यह ऑप्शन बी में है। महानंदा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि महानंदा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यह गंगा की सहायक नदी है दोस्तों, महानंदा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान तराई आर्क लैंडस्केप का भाग है, यह पूछा गया है सवाल। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है तराई आर्क लैंडस्केप का भाग है। मानस जो है दोस्तों जो कि कहाँ पर है, असम में, यह इसका भाग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, सर्पगंधा पादप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो याद रखना है, इसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर के लिए बिल्कुल सही है। यह केवल भारत में ही पाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है कि यह जो है दोस्तों सर्पगंधा केवल भारत में ही यह पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र देश है जिसमें बाघ और शेर पाए जाते हैं, तो कौन सा वो देश है, तो यह है भारत। वेदांग थंगल पक्षी अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, यह बोला जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा कि यह तो बिल्कुल सही है कि वर्ष 2022 में इस पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया था। लेकिन याद रखना है कि वेदांगल जो है दोस्तों कर्नाटक नहीं बल्कि कहां पर है, तो यह तमिलनाडु राज्य में है। राइट आंसर क्या जाएगा, केवल 2 सही है। जन्म दर 1 वर्ष में प्रति डैश व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या है, तो याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का 1000। जन्म दर क्या है दोस्तों, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है। फुजीवाड़ा प्रभाव जो चर्चा में बना हुआ वह है, इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई कर ले। तो फुजियारा जो है दोस्तों चर्चा में बना हुआ वह क्या है, यह पूछा जा रहा है। याद रखना है यह है कि यह तब होता है जब 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक दूसरे से नजदीक आते हैं, वे एक साझा केंद्र बना सकते हैं जिससे दोनों तूफान इस केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूर्णन करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अच्छा सवाल है, अच्छे से मैं इसे धीरे धीरे पढ़ूंगा और आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, तो यह अविश्वास प्रस्ताव से इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो यह जो है अनुच्छेद 74 नहीं बल्कि अनुच्छेद 75 में यह बोला गया, ठीक है। तो यह जो है दोस्तों सही नहीं है।
नेक्स्ट है कि राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को पद से हटा सकती है, यह बोला जा रहा है। तो राज्यसभा नहीं बल्कि याद रखना है दोस्तों यह लोकसभा होगा, ना कि राज्यसभा। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो यह स्टेटमेंट सही है कि प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 62 की अगर हम बात करें तो 62 है हमारा क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त सेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया? तो अगर आपने क्वाड पढ़ा होगा तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, एक मिनट दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने संयुक्त नौसेना अभ्यास मालाबार में क्या किया दोस्तों? भाग लिया। राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा उचित एवं लाभकारी मूल्य निम्नलिखित में से किस फसल पर लागू होता है? तो याद रखना है यह किस फसल पर लागू होता है? तो यह होता है गन्ना पर। एफआरपी किस पे लागू होता है? तो गन्ना फसल पे यह लागू होता है। गोल्डी लॉक्स परिदृश्य जो कभी कभी खबरों में रहता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? 64 की अगर हम बात करें तो यह राइट आंसर हो जाएगा कि यह अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति है जहां स्थितियां पूरी तरह से संतुलित है, ना तो बहुत अधिक और ना ही बहुत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 65 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि वर्ष 1988 में क्या हुआ था? 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था? मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 324 से 329 चुनावी प्रणाली के संबंध में प्रावधान है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। भाग 14 नहीं बल्कि याद रखना है भाग 15 में है। तो सही कथन क्या आ जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गगन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है और ये वीवीआई सवाल भी है दोस्तों। याद रखना है क्या आपको कि गगनयान जो परियोजना है का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करके और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं का प्रदर्शन करना बिल्कुल सही है। इसरो ने LMB-3 रॉकेट एक अच्छी तरह से सिद्ध और विश्वसनीय भारी भरकम लॉन्चर को गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपण वाहन के रूप में नामित किया है। यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है आपको कि कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। तो सिकल सेल रोग वंशानुगत श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC संबंधी विकारों का एक समूह है, ये कहा जा रहा है। तो याद रखना है यह श्वेत रक्त कणिकाओं नहीं बल्कि RBC का। सिकल सेल रोग में हीमोग्लोबिन असामान्य होता है जिसके कारण RBC कठोर और चिपचिपे हो जाते हैं और एस आकार की कृषि उपकरण जैसे दिखाई देते हैं जिसे सिकल कहा जाता है, यह बोला गया है दोस्तों। तो यह जो है दोस्तों यह भी स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तीसरा कीवर्ड 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य 2050 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करना है। तो यह भी जो है दोस्तों स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया है, बल्कि 2050 नहीं बल्कि 2047 है दोस्तों। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें से गई हैं और गलत है और सही पूछा जा रहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का आपको क्या करना है दोस्तों इसमें चयन करके बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने लखपति SHG महिला पहल शुरू की है।
तो याद रखना है दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय नहीं है बल्कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा है? तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लखपति स्वयं सहायता समूह महिला पहल शुरू की है। तो यह स्टेटमेंट गलत इसमें दिया गया है। बिहार ग्रामीण आजीविका समर्थन सोसाइटी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम समर्थित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का नेतृत्व कर रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के तहत बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के माध्यम से विश्व बैंक है, याद रखना है, विश्व बैंक समर्थित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का नेतृत्व कर रही है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है हमारा गलत इसमें दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, पूरा पीडीएफ में दिया गया डिटेल दोस्तों, आप देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो कौन सा सवाल है? तो वह है हाल ही में खबरों में रहा बेलेम घोषणा पत्र क्या है? बेलेम घोषणा पत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो बेलेम घोषणा पत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की रक्षा करने और अमेजन को अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप है बेलेम घोषणा पत्र। एशियाई प्रीमियम जो चर्चा में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह सवाल पूछा गया है। तो याद रखना है यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा एशियाई देशों से ली जाने वाली अतिरिक्त राशि है, इसे क्या कहा जाता है? एशियाई प्रीमियम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है यह सवाल। नेक्स्ट है नयोमा एयरफील्ड जो भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरफील्ड बनने वाला है, डैश में स्थित है, यह कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। तो यह स्थित है दोस्तों लद्दाख में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय संविधान के 105वें संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा पारित किया गया। स्टेटमेंट गलत है, 105वां नहीं था बल्कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था यह। ठीक है, तो 172 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 172 का, तो ये तो गलत हो गया हमारा, 106वां था ये। यह लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करेगा। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों, अच्छा एक मिनट, यह लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो है दोस्तों, राज्य विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करेगा। तो यह भी जो है दोस्तों स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। तो यह लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में सभी सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश देता है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी क्या है दोस्तों इसमें शामिल है। तो यहाँ पर राज्यसभा नहीं होगा बल्कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है नारी शक्ति वंदन अधिनियम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है दोस्तों इसमें से सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो अगर हम बात करें कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये बोला जा रहा है, तो याद रखना है दोस्तों यह स्टेटमेंट गलत दिया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है, यह बोला गया है। तो याद रखना है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो मंत्रालय यानी एमएसएमई, यह एक नोडल मंत्रालय है इसके लिए। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। यह योजना लोहार, सोनार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी और मूर्ति कला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्थान हेतु बनाई गई है, बिल्कुल सही है। विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण गाँव में सामान्य सेवा केंद्रों पर पूरा किया जाए, सामान्य सेवा केंद्रों पर पूरा किया जा सकता है। तो यह भी जो है दोस्तों इसमें स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत केवल इसमें कौन सा है दोस्तों? तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 73 का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 गलत है, सॉरी 1 और 2 गलत है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अफ्रीका संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। 74 में ये कहा जा रहा है। तो यह 54 सदस्य देशों का समूह है, गलत है। इसे वर्ष 2002 में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। इसने अफ्रीकी एकता संगठन का स्थान लिया, तो यह भी बिल्कुल सही इसमें दिया गया। तो यह 54 नहीं बल्कि 55 सदस्य देशों का समूह है।
नेक्स्ट है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आदित्य L1 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है, यह बोला जा रहा है। तो बिल्कुल ये सही है कि यह सूर्य का अध्ययन करने वाला इसरो का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। आदित्य L1 मिशन को पूरा करने के लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV का प्रयोग किया गया था। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया है। इसमें किसका प्रयोग किया गया, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया गया, ना कि GSLV का। तो यह गलत है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं है। तो अब्राहम समझौते का हिस्सा कौन सा नहीं, तो सऊदी अरब जो है दोस्तों अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल, ये जो देश हैं अब्राहम समझौते यानी अब्राहम अकॉर्ड के का हिस्सा है। सऊदी अरब इसका हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से किसने रेमन मैग्सेसे 2023 जीता है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है, तो डॉक्टर R रवि कन्नन ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। 41वां पूछा जा रहा है, याद रखना है। तो यह कौन बना है, राइट आंसर हो जाएगा, यह बना है शांति निकेतन, जो कि कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर होगा 78 का डी। विश्व के किस शहर में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो खुद को दिवालिया घोषित करने वाला कौन सा शहर है, यह आपसे पूछा गया है सवाल। राइट आंसर हो जाएगा, यह है बर्मिंघम। किस नगर निगम ने अपशिष्ट के बदले नगद योजना शुरू की है। तो अपशिष्ट के बदले नगर योजना शुरू की है पटना नगर निगम ने। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। नेक्स्ट, बिहार में दूसरा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है, यह किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो यह कैमूर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप वहाँ पर एक एक क्वेश्चन का फुल डिटेल दिया गया है, आप आसानी से उससे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वर्ष 1992 में शुरू किया गया सुप्रचारित वन जीव अभ्यारण्य है, ये बोला गया है। तो याद रखना, राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट। कब शुरू किया गया था, 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो यह कब स्टार्ट किया गया था, आप मुझे बताइए। तो यह स्टार्ट किया गया था 1973 में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पर्वत भू क्षेत्र का प्रतिशत, तो कितना भू क्षेत्र पर है पर्वत हमारा दोस्तों, तो याद रखेंगे कितना भू क्षेत्र पर हमारा पर्वत है। 43% जो भूमि है हमारा मैदानी है। अच्छा, तो यहाँ पे कुट मिलान करना है। और पर्वत की बात करें तो पर्वत का हिस्सा कितना है, तो इसमें 30% है। पठार का अगर हम देखें तो 27% जो हिस्सा है वो पठार का है। तो सी का हो गया, ए का हो गया 2, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 1। राइट आंसर हो जाएगा 231। 231 किस में है, तो ये ऑप्शन सी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मृदा के बारे में सही नहीं है। इन्हें रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। यह कपास उगाने के लिए उपयुक्त है, यह भी बिल्कुल सही है। इनमें आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है, यह बोला जा रहा है। ये नमी को बनाए रखने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, यह बोला जा रहा है दोस्तों। तो 1 और 2 तो बिल्कुल सही है और डी भी सही है कि ये नमी को बनाए रखने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। गलत कौन है, तो इनमें आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की इसमें अधिकता पाई जाती है, ना कि कमी पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 84 का सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। तो अटल भूजल योजना में कौन सा जो राज्य है शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें बिहार शामिल नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों, इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया। तो वह भारतीय राज्य कौन सा है, तो वह भारतीय राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायु से नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करता है। याद रखना है कौन सा नहीं करता है, यह सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा अरहर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। खरीफ फसल किसको कहा जाता है, जो गर्मी के मौसम में उगाया जाता है दोस्तों।
तो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली जो है खरीफ फसल है, सरसों कैसा है, रबी फसल है ना कि खरीफ। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला पर्वत माला में निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? तो बैलाडीला में कौन सा पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 89 का क्या हो जाएगा, हेमेटाइट पाया जाता है बैलाडीला में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली जो जूट मिल है वह कहां पर स्थापित की गई थी? रिसरा में। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे किनको जोड़ता है? तो यह किनको जोड़ता है दोस्तों, याद रखना है, यह जोड़ता है किनको? तो यह जोड़ता है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को। राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन से दो युग में पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो पूर्व पश्चिम गलियारे से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो सिलचर और पोरबंदर जुड़ा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस 2023 पर बिहार सरकार के किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला था? 23 का ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो एक साल पिछले तक का आपको करंट अफेयर्स करके जाना है। तो 93 की अगर हम बात करें तो 93 का राइट आंसर क्या होगा? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि विभाग को मिला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा पटना। 94 का राइट आंसर हो जाएगा पटना। बिहार के निम्नलिखित में से किस शिक्षक को वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे मिला है ये आपको बताना है। निम्नलिखित, अच्छा यहाँ पर कुट भी दिया गया है तो याद रखना, अनिल कुमार सिंह को मिला है, द्विजेंद्र कुमार सुमन को भी मिला है और कुमारी गुड्डी को भी मिला, अनिकेत कुमार को नहीं मिला। राइट आंसर हो जाएगा 95 का क्या, सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैंडे यानी राइनो को फिर से बसाने के उपाय सुझाने हेतु राइनो टास्क फोर्स का गठन किया? राइनो टास्क फोर्स का गठन करने वाला कौन सा राज्य है ये आपसे सवाल पूछा गया है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार राज्य। इंपॉर्टेंस रहेगा सवाल। निम्नलिखित में से किसने सबसे छोटी लकड़ी की चम्मच बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो लकड़ी का चम्मच सबसे छोटा किसने बनाया? तो यह बनाया शशिकांत प्रजापति ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर खेल स्पर्धा में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है? यह सवाल पूछा गया। तो यह जीता है गौरव भारती ने। बिहार का नाम क्या कर दिया है इन्होंने? गौरवान्वित कर दिया है। तो याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा गौरव भारती। मुख्यमंत्री किशोर स्वास्थ्य योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन आपको करना है कि कौन सा जो कथन है इसमें सही दिया गया है। तो इस योजना का उद्देश्य स्कूल जाने वाली युवा लड़कियों को अच्छी स्वच्छता प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूलों की कक्षा 5 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी, यह इसमें जो है दोस्तों बोला जा रहा है। तो याद रखना 5 से नहीं बल्कि 7 से, यह नहीं होगा 5 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन जो है दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बिहार से निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 के शीर्ष 100 लोगों में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। राइट आंसर हो जाएगा सायस कपूर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राज्य था? पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य आपसे पूछा जा रहा है कौन सा था? तो यह राज्य था दोस्तों राजस्थान। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत के संविधान में एक नया भाग 10 जोड़ा, बिल्कुल गलत है। भाग 11 जोड़ा था, ना कि भाग 10 जोड़ा था। यह स्टेटमेंट गलत है। यह महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के आधे से कम आरक्षण का प्रावधान करता है, यह बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह भी स्टेटमेंट इसमें गलत है, ना तो 1 ना तो 2। राइट आंसर हो जाएगा डी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। लेकिन पूछे कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखना है राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है। राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए? यह सवाल पूछा गया है। तो राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए संसद को किस अनुच्छेद में परिवर्तित करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। सचेतक के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का क्या करना है दोस्तों, आपको चयन करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया, बिल्कुल गलत है। इसका उल्लेख जो है भारत के संविधान में नहीं किया गया। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष का संसद में अपना सचेतक होता है, तो बिल्कुल यह सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यह बोला जा रहा है कि व्यक्ति की जो आयु है दोस्तों वह कितना होना चाहिए?
30 वर्ष होना चाहिए, तो 30 वर्ष नहीं बल्कि 35 वर्ष होना चाहिए, यह तो गलत हो गया। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उनका निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के समान ही है, तो समान नहीं है दोस्तों, यह भी स्टेटमेंट गलत है। उनका चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित है, तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है कि उनका जो चुनाव है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित है। इसमें केवल सही क्या है, बी ही इसमें बिल्कुल सही है। और संविधान संशोधन अधिनियम में और भी है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 61वां है। मतदान की आयु की में कमी किया गया था, तो बी का तो 1 हो गया। 52वां संविधान संशोधन किससे, तो दल बदल विरोधी से, तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 73वां है पंचायती राज से, तो ये 1 हो जाएगा। और 86वां किससे, तो शिक्षा का अधिकार से, यानी 4 हो जाएगा। तो 3214 3214 किसमें है, तो 3214 है ऑप्शन डी में। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 108 का ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल सही है कि प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द को जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक नहीं बल्कि अखंडता, क्या अखंडता शब्द को इसमें समावेशित किया गया, तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। राइट आंसर की बात करें तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित वादों पर विचार की। केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मेनका गांधी, मिनर्वा मिल्स। अब उनको काला अनुक्रमिक सजाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों गोलकनाथ मामला। उसके बाद सॉरी, उसके बाद क्या आ जाएगा 1973 का केशवानंद भारती मामला। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों मेनका गांधी मामला। सबसे लास्ट में कौन आएगा, मिनर्वा मिल्स मामला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2134, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। संविधान सभा के बारे में सत्य नहीं है, ये सवाल पूछा गया। तो इसका गठन क्रिप्स मिशन प्रस्ताव गलत है, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव से हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, बिल्कुल सही है। और 9 दिसंबर को ही संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर को अस्थायी सदस्य किन्हें चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा गया था। यह पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय था, तो यह भी बिल्कुल गलत है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। संविधान सभा की समितियां, तो सदन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, मूल अधिकार उप समिति और प्रांतीय संविधान समिति। तो मूल अधिकारों की उप समिति कौन थे, तो ये थे जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी थे। सदन समिति की अगर हम बात करें, तो सदन समिति की अगर हम बात करें तो इसका कौन थे सदन समिति के, तो सदन पहले हम देख ही लेते हैं कि सी का 3 किस में है, तो सी का 3 एक ही में। तो सदन समिति के कौन थे, तो ये थे पी पटाभी सीतारामैया थे। प्रक्रिया नियम की बात करें, प्रक्रिया नियम समिति, तो प्रक्रिया नियम समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकारों का तो ये हो गया। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे, तो ये थे सरदार पटेल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1। राइट आंसर होगा 4 2 3 1। किस ऑप्शन में है, 111 का राइट आंसर हो जाएगा डी। केवल एक ही मुझे मालूम था दोस्तों, कौन सा, मूल अधिकार उप समिति, ये मुझे मालूम था कि जेबी कृपलानी है। तो एक ही से ही पूरा ऑप्शन जो है दोस्तों सी, देखिए सी का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी मुझे नहीं मालूम था। तो यहीं से जो है दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेट सारे हो जाते हैं। तो ये टेक्निक आपको भी जो है दोस्तों एग्जाम में फॉलो जरूर करना है। नेक्स्ट है छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, मणिपुर इसमें सम्मिलित नहीं है, याद रखना है। असम मेघालय त्रिपुरा भी लिख लीजिए, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 112 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है, तो भारत से बाहर यात्रा करने का अधिकार यह नहीं आता है दोस्तों, याद रखेंगे। अभिकथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उसे असंगत करने वाले सभी कानून शून्य और अमान्य होगा, ये बोला जा रहा है 114 का, ठीक है। और कारण इसका दिया गया है
कि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो कि दस्तावेज के मूल ढांचे का एक घटक है। तो यह स्टेटमेंट कारण सही है, लेकिन कथन जो है दोस्तों यह अनुच्छेद 12 नहीं बल्कि अनुच्छेद कौन सा है, 13 है। तो अभी कथन असत्य जबकि कथन क्या है, सत्य है। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची भारत के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियम में से किसके द्वारा सम्मिलित की गई है? 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची को जो है दोस्तों पहला ही संविधान संशोधन जो हुआ था उसी में से ऐड किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पहला कब हुआ था? 1951 में पहला संशोधन हुआ था संविधान में। 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राजनीति के निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सम्मिलित किया गया था? यह सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है और बीबीआई भी यह सवाल है। 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 116 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना। यह इसमें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें ऐड किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 ए के तहत मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा गया था। गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं के वध पर रोक यह मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा था। द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय जो विधानमंडल है यह संघीय सरकार की विशेषता है, बिल्कुल सही है। नम्य संविधान जो है दोस्तों यह संघीय संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी विशेषता। संविधान की सर्वोच्चता यह भी है। तो संघीय सरकार की विशेषता दोहरी सरकार होनी चाहिए, यानी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। लिखित संविधान होना चाहिए। केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकार को भी शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। नम्य संविधान नहीं बल्कि कठोर संविधान होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। द्विसदनीय विधायिका होनी चाहिए। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटेम स्पीकर संसद के कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर है, यह बोला गया है। तो यह बिल्कुल सही है। अस्थायी स्पीकर होता है जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है, तब प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अभी आपको बताना है कि हाल ही में जो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ था उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे? भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और शंकर दयाल शर्मा, यह बिल्कुल सही आंसर है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयकों पर लागू नहीं होता है, ये बोला जा रहा है। तो यह जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो धन विधेयकों पर भी लागू होता है, ये बोल रहा है कि नहीं होता है, ये तो गलत है। राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट कमीशन। एक मिनट दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, रुक जाइए। हाँ, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है धन विधेयकों पर लागू नहीं होता, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, राज्यसभा का नहीं होता बल्कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है दोस्तों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में? 108 में, याद रखना है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल जो है दोस्तों 121 का ए सही है। यहाँ पे दृष्टि में थोड़ा आंसर में मिस्टेक दिया गया है दोस्तों, इसका आंसर सी दिया गया है, आप सुधार कर लेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर बता दिया, एक्सप्लेनेशन सही है लेकिन वहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो सी दिया गया है, ठीक है। तो मिसप्रिंट है वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की एक विशेषता नहीं है? 1861 की विशेषता कौन सी नहीं है, आपको पहचानना है। तो याद रखना है, इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने या स्थानीय लोगों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया, यह इसमें सही नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस संविधान की नवीन विशेषता माना है? किसे संविधान की नवीन विशेषता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा माना गया? राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को माना गया है, इंपॉर्टेंट है और ये VVI सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, याद रखना है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये सब नहीं शामिल किया गया था।
कोंकणी, मणिपुर, बोडो और डोगरी, सॉरी बोडो और डोगरी, डोगरी तो किया ही गया था, नेपाली और कोंकणी इसमें शामिल नहीं किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 किसमें? तो ये ऑप्शन सी में 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा 125 नंबर सवाल की, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किस देश से लाई गई है? तो चुनाव की जो पद्धति आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। तो आयरलैंड का संविधान से लाया गया है। राष्ट्रपति जो पद है वो अमेरिका के संविधान से है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वह आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है दोस्तों, याद रखना है। अभिकथन और कारण से रिलेटेड यहाँ पर सवाल दिया गया। सवाल है हमारा कि भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है, बिल्कुल सही है। कारण कि भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश पर शासन करने और कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखते हैं, बिल्कुल सही है। कथन भी सही है और कारण इसका सही व्याख्या भी करा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की विशेषता निम्न से ली गई है। कहां से लिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह लिया गया है दोस्तों वाइमर संविधान से। कहां से लिया गया? वाइमर संविधान से। राइट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया था। किसने कहा था बार्गेनिंग फेडरलिज्म? तो यह कहा गया था किसके द्वारा? तो यह कहा गया था दोस्तों मॉरिस जोन्स के द्वारा यह कहा गया था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी यह आइवर जेनिंग्स ने कहा था। अर्ध संघीय किसने कहा था? तो यह भी सवाल याद रखना है, यह कहा था अर्ध संघीय केसी वेयर ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोवा, हरियाणा, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, तो गठन पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। तो राइट आंसर की बात करें तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। कल भी हम लोगों ने देखा था इसका गठन हुआ था 1975 में। सॉरी, इसका गठन कब हुआ था नागालैंड का? 1963 में। 75 बोल रहा हूँ, 1963 में। सिक्किम का हुआ था 1975 में। सिक्किम को मैंने कल इससे पिछले वाले सेट में हम लोगों ने दोस्तों सिक्किम को देखा था। कब गठन हुआ था? 1975 में। नागालैंड का कब हुआ था? 1963 में। याद रखेंगे। गोवा का 1987 में, हरियाणा का 1966 में, मणिपुर का 1972 में, नागालैंड का 1963 में, न कि 1964 में। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल सही है। यदि मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है, लागू किया जा सकता है। यह आत्यांतिक नहीं है बल्कि विशेषित होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ये हिस्सा नहीं है। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य है इसमें भाग लेते हैं, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं सौंपा गया? कौन सा नहीं सौंपा गया? तो याद रखना उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत को एक विधि सलाह देना बिल्कुल सौंपा गया। सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना बिल्कुल है। भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पेश होना, यह भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। ये गणपूर्ति बोल रहा है कि कितना होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा दोनों सदनों के सदस्यों के कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है दोस्तों, याद रखना है। 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिंबित नहीं करता है? अच्छा सवाल है। मतलब आपने एम लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों, तो आपको ये सब जो क्वेश्चन है काफी इजी लग रहे होंगे। तो कौन नहीं करता? तो याद रखना है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, यह गांधीवादी विचारों को जो है दोस्तों प्रतिबिंबित नहीं करता है। नेक्स्ट है, अंतरिम बजट का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है, यह पूछा गया। तो याद रखना अंतरिम बजट उस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में होती है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही इसमें है, यही इसका उद्देश्य होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान
अनुच्छेद 149 में क्या के एक स्वतंत्र न्यायालय का प्रावधान करता है, यह बोला जा रहा है। तो यह 148 है, ना कि 149, ये गलत है। क्या राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा जा रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो यही स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें कोई न्यूनतम आयु जो है दोस्तों निर्धारित नहीं है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, यही स्टेटमेंट गलत है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपकी सत्य पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा सीमित है, तो यह बिल्कुल सत्य है। इसमें न्यायिक समीक्षा का यानी जुडिशियल रिव्यू का जो दायरा इसका सीमित है। लेम डक सत्र पद संदर्भित करता है, तो लेम डक सत्र बोला जा रहा है सेशन, लेम डक सेशन किसको संदर्भित करता है? तो राइट आंसर होगा नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र जो कहलाता है वो कहलाता है लेम डक सत्र। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संविधान की अनुसूचियां 6ठी अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है और 3री अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों भूमि सुधार से है, तो इसका तो 3 हो गया। 3री जो अनुसूची है दोस्तों वह किस है? तो 3री जो अनुसूची है दोस्तों वह शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप से संबंधित है, तो 3री अनुसूची का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5वीं जो अनुसूची है दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का है, तो ये इसका 2 हो जाएगा। और 6वीं अनुसूची जो है दोस्तों, 6वीं जो अनुसूची है वह असम में 6वीं जो अनुसूची है वह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से, और 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2, और बी का हो जाएगा 3, और 3री अनुसूची तो मैंने बता दिया शपथ एवं प्रतिज्ञान। सी का हो जाएगा क्या दोस्तों? 4, और 5वीं जो अनुसूची है किसे? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से। 2, 3, 4, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 किसमें? तो ये ऑप्शन सी में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश, भाग 3 तो मूल अधिकार बिल्कुल सही है। भाग जो है दोस्तों 17 आपातकालीन प्रावधान से बोल रहा है, और ये कितना है? भाग 9, भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है, तो ये तो सही है, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, बिल्कुल ये सही है। भाग जो ये 17 दिया गया है दोस्तों ये आपातकाल से रिलेटेड नहीं है, याद रखना। भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपातकालीन जो प्रावधान है दोस्तों हमारे यहाँ वह किस में है? तो यह भाग 17 में नहीं है, बल्कि कितना में है दोस्तों? तो यह भाग 18 में। एक बढ़ा लीजिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति नहीं है? तो विशेषित वीटो नहीं है भारत के पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान में वर्णित रीट के बारे में सही है? तो कौन सा जो है रीट के बारे में बोला जा रहा है कि सही है? तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों का लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है, बिल्कुल गलत है। रीट अधिकारिता अमेरिकी कानून से उधार ली गई है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? संसदीय सरकार की विशेषता कौन सी नहीं है? तो याद रखना है शक्तियों का पृथक्करण। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मृत्यु दंड की क्षमा करने का अधिकार गलत है, केवल राष्ट्रपति को है। कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? तो कौन सा उपकरण नहीं है यह आपसे बोला जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा प्रविलंबन जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है दोस्तों उपकरण नहीं है। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 148 का बोला जा रहा है। तो सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, गलत है।
सदन में गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों की सूचना की आवश्यकता होती है, यह भी बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर होगा ना तो 1 ना तो 2। विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होते हैं, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा सी। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है, ये सवाल बीपीएससी में आ भी चुका है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसे एमपी लेट के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन आपको करना है कि कौन सा कथन सही है। तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसकी घोषणा 1993 में की गई थी, बिल्कुल सही है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित थी, यह भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों दृष्टि आईएएस के 17 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज निकाला गया था उसके प्रैक्टिस सेट नंबर बी को हम लोगों ने देखा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताना है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।